नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि जन्माष्टमी से जुड़ी है। जन्माष्टमी का त्योहार आज बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जोरों शोरों से मंदिरों में ये उत्सव मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। उससे पहले सभी विशेष तैयारियां भी वहां पर पूरी हो चुकी हैं। जन्माष्टमी से पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा भी की। मथुरा वृंदावन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4100 सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जब बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए, यहाँ पर आरती भी की थी। और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये वही तिथि है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार दिया। ज्योतिष गणना के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाद स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, उन्हें पालने में झूला झुलाते हैं और साथ ही पंचामृत में से स्नान कराते हैं। श्री कृष्ण जी की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से लगभग 12:45 बजे तक रहेगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आगरा से मथुरा जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे। जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मथुरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अलग ही उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं देश के अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, मथुरा की तस्वीरें जो सामने आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक राज्य में इसको लेकर के भव्य तैयारियां हैं। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की जनता में भी खासतौर पर कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही दर्शन पूजन यहां पर हो रहे हैं और देखिए भारी तादाद में लगातार अगर हम देखें सुबह से ही आज भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए महाराष्ट्र के बाद अब ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के इस तरीके की तैयारी की गई है। राधा रानी की मूर्ति भी अगर हम यहाँ पर देखें, किस तरीके से कृष्ण जी की मूर्ति को यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया, फूलों से पूरे मंदिरों को यहाँ पर सजा दिया गया है। और सुबह से ही भक्तों का तांता भी मंदिरों में देखने को मिल रहा है।
देश भर में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के लोगों में खास उत्साह है और यहाँ पर जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आपको मथुरा की दिखाएं, दूसरी तस्वीरें महाराष्ट्र की और ये तीसरी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए किस कदर भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की साफ तौर पर भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान यहाँ पर पहुंचे दर्शन करने के लिए। ग्यारह बजे माँ भगवान को 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। 108 प्रकार के केक लगाए जाएंगे। फिर 12 बजे महाआरती होगी और कई गणमान्य व्यक्ति की भी आने की संभावना है जो इन्वाइटेड किए गए हैं। तो इसका दर्शन का लाभ उठाए। तो सुबह से ही दर्शनार्थी का तांता लगा हुआ है और ये चलता रहेगा रात को 12 बजे तक। महाआरती के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। हरे कृष्ण। से ही मंदिरों में हम देख पा रहे हैं किस कदर यहाँ पर भारी भीड़ है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और हर इलाके में अगर हम बात करें तो सुरक्षा और गेट नंबर 3 जो हमारा है इसी से सारी एंट्री होगी श्रद्धालुओं की और दर्शन करने के बाद गेट नंबर 1 से बाहर जाएंगे। इसके साथ साथ इस बार खास बात यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है और उनकी एंट्री 2 नंबर गेट को वीआईपी गेट के रूप में चिन्हित किए गए। 2 नंबर गेट से माननीय मुख्यमंत्री जी की एंट्री होगी और दर्शन पूजन के बाद गेट नंबर 2 से ही उनकी वापसी होगी। जो हमारा फोर्स है 2000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ हमारे अधिकारी कर्मचारी हर लेवल के लगे हुए, पूरे जोन का फोर्स है। और क्योंकि यह संवेदनशीलता का लेवल जन्मभूमि का इस समय बहुत उच्च दर्जे का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी एटीएस की टीमें, कमांडो फोर्स और फायर सर्विस से लेकर और जो भी हमारी एजेंसियां हैं सब इसमें लगे हुए हैं। सर, इसके अतिरिक्त हम देखें तो विदेशी पर्यटकों के जन्मभूमि स्थल या फिर मथुरा वृंदावन आसपास क्षेत्र में आने की क्या संभावना है, उनको लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इस्तेमाल कर रही है ताकि जैसा हमने देखा कि कई बार स्टैम्पीड, भगदड़ इत्यादि की संभावना बनी रहती है, तो उसको कम किया जा सकता है? हाँ, जहाँ तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, आमतौर पे जन्मभूमि पे विदेशी पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं होती है, लेकिन वृंदावन चूंकि हमसे लगा हुआ है तो वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में विदेशी श्रद्धालु होते हैं। और चूंकि यह जन्माष्टमी मुख्य पर्व है तो वो उन लोगों का भी आगमन यहाँ पर होगा ही होगा। और रही बात उसकी सुरक्षा के संबंध में, तो जन्मभूमि और पूरे न केवल जन्मभूमि बल्कि पूरे मथुरा जिले को बहुत संवेदनशील दृष्टि से देखा जा रहा है। और ड्रोन आज के माध्यम से भी और सारी हमारी एजेंसियां आज भी तक इसमें सब लगी हुई है, किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग न होने पाए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए
राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग। मध्य प्रदेश के पन्ना में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित श्री कृष्ण महोत्सव में हिस्सा लिया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने जुगल किशोर मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देखिए जब यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, साथ ही उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे और मंदिरों में साफ तौर पर भीड़ देखी जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जुगल किशोर मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, वीडी शर्मा भी, और साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बैठक में जम्मू और कश्मीर की लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। बैठक में जम्मू क्षेत्र की 43 में से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में जम्मू कश्मीर के कुछ पुराने सिटिंग विधायकों की टिकट काटने का फैसला भी किया गया है। बीजेपी की बैठक में कुछ नए चेहरों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने पर मुहर लगी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा में 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी और ये सूची सुबह करीब 10 बजे के आसपास जारी हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस बार विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और जल्द ही नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज बुलाई है। ये बैठक 4 दिन चलेगी। इस दौरान हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा के बाद 1 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन के लिए आज सुबह करीब 11:30 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। विधानसभा सीटों पर कम से कम 2 नाम और ज्यादा से ज्यादा 4 नाम फाइनल किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी के पास जाएगी, जहां सीईसी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। रविवार को हुई बैठक में शिंदे कैबिनेट ने यूपीएस को हरी झंडी दे दी है। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल यानी कि मार्च 2024 से ही यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ कई लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। माफ कीजिएगा। महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपीएस के साथ 19 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें नार पार गिरना नदी जोड़ परियोजना के लिए 7,015 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम, सहकारी चीनी सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी भी इसमें शामिल है। सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का भी फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। देश भर के साथ साथ हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता आरजीकर रेप मर्डर हत्याकांड की, यानी कि बंगाल के एक हॉस्पिटल की वो हॉरर स्टोरी जिसका सच अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषी कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। एक दिन पहले 24 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। वहीं सीबीआई ने आज संदीप घोष के घर छापा मारा। टीमें घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीबीआई की टीम जब आज सुबह घोष के घर पहुंची तो परिवार वालों ने 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खोला। आपको बता दें कि घोष पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप है। कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने उन पर कई आरोप लगाए थे। पहले इस केस की जांच एसआईटी कर रही थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि 8 और 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर को लेकर घोष ने जो बयान दिए हैं, उनकी क्रॉस चेकिंग के लिए घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। 10 पुलिस अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर सहित 15 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के वीआईपी वार्ड में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस बीच हैरानी की बात यह भी है कि संजय ने जेल प्रशासन से सोने की इजाजत मांगी है। उसने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से कोलकाता पुलिस और सीबीआई की लगातार पूछताछ के बाद वो थक गया है। शुरुआती दिनों में देर रात तक पूछताछ चलती थी, इसलिए अब सोना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने रेप मर्डर केस में संजय रॉय की फोन लोकेशन जैसे डिजिटल सबूतों के साथ 53 सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने संजय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल भी जब्त किए हैं, जो उसने घटना के दिन पहने थे। पुलिस ने संजय की बाइक और हेलमेट भी जब्त किया है।
पुलिस ने सभी सामान सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो कुछ दिनों में आनी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रेप मर्डर मामले में जहां एक और सीबीआई सक्रिय है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के एक शिक्षक परिमल डे ने 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त बंगरत्न को लौटाने का फैसला किया है। ये फैसला उन्होंने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सीएम ममता बनर्जी के रवैये से असंतुष्ट होने के कारण लिया गया है। शिक्षक परिमल डे ने बताया है कि मैंने बंग रत्न पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं विरोध का समर्थन करता हूं। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी प्रशासन चला रही है वह सही नहीं है। बंगरत्न वापस करने के लिए सिद्धांत तो मैंने ले लिया। इसी के चलते कि सारा बंगाल में और बंगाल के बाहर में भी जनगर्जन शुरू हुआ। जो वॉइस मैंने देखा, ये मेरा कंसाइंस कॉल है कि ये पुरस्कार को वापस कर देना सही है। और जो नारकीय हत्याकांड और धर्षण हुआ, इसी के चलते देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। मैं इस आंदोलन की साथ में सहमत हूँ। ममता जी का प्रति मेरा व्यक्तिगत श्रद्धा है, लेकिन प्रशासन चलाने के जो तरीका, ये तरीका को मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। हम बात करेंगे सनातन विरोधी उस कांग्रेस की, जो श्री राम के विरोध के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के विरोध पर उतर आई है। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिस निर्देश के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने होंगे, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ साथ मित्रता, जीवन दर्शन और मूल्यों के विषय पर भी प्रकाश डाला जाएगा। यही नहीं, निर्देश में जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के सभी भगवान कृष्ण मंदिरों की सफाई भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी की इन भव्य तैयारियों से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को मिर्ची लग गई है। इन तैयारियों पर भोपाल मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी कट्टरता को उजागर करते हुए कहा, राज्य की बीजेपी सरकार शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यानी कट्टर मजहबी विधायक आरिफ मसूद की माने तो जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ाने से शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में हिंदुओं के खिलाफ द्वेष रखने वाले कांग्रेसी नेताओं से ये सवाल है कि क्या अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस रामद्रोह के बाद अब श्री कृष्ण द्रोह पर भी उतर आई है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो कांग्रेसी नेता जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, वो कांग्रेसी सोच अब श्री राम के बाद भगवान कृष्ण के विरोध पर उतर आई है। कांग्रेस के इस विरोध का कारण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो आदेश, जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी के त्योहार को राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनाने की बात कही थी। सभी जिला कलेक्टरों को जारी इस 6 सूत्री निर्देश में सभी स्कूलों और कॉलेजों में जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ साथ मित्रता, जीवन दर्शन और मूल्यों के विषयों पर प्रकाश डालने की बात के साथ साथ जिला कलेक्टरों द्वारा सभी कृष्ण मंदिरों की सफाई सुनिश्चित करने की भी बात शामिल थी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को मिर्ची लग गई। जिस निर्देश पर भोपाल मध्य से
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपना मजहबी तर्क देते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यानी एक और जहां मध्य प्रदेश में आगामी जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जन्माष्टमी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राज्य में जन्माष्टमी की तैयारियों को तिरछी नजरों से देख रहे हैं और स्कूल में जन्माष्टमी मनाने को शिक्षण संस्थानों की बर्बादी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं से यह सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश की जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाई जा सकती और वहां के शिक्षण संस्थानों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। आखिर भगवान श्री कृष्ण की जिस शिक्षा से विदेशों तक में लोग प्रेरणा ले रहे हैं, वहां कांग्रेसी तर्क के मुताबिक श्री कृष्ण की शिक्षा भारत में शिक्षण संस्थानों की बर्बादी कैसे हो सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ना तो किसी दूसरे धर्म के अपमान की बात है और ना ही श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर कोई गलत काम करता है। ऐसे में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेता उन मजहबी शिक्षाओं का विरोध क्यों नहीं करते जो आज मजहब के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।